जो हमारा सब्जेक्ट है बच्चों, उसका नाम है टैक्सेशन। इसके दो पार्ट हैं। पार्ट फर्स्ट जो है वो है इनकम टैक्स 50 मार्क्स, और जो पार्ट सेकंड है वो है जीएसटी 50 मार्क्स। अभी हम बात करेंगे पूरी तरह से इनकम टैक्स की। सबसे पहले बच्चों अपने पास मीनिंग लिखो टैक्स। टैक्स रेफर्स टू ए रेट चार्ज बाय द गवर्नमेंट। टैक्स जो है वो गवर्नमेंट चार्ज करती है। किन चीजों पे लगता है? इनकम पे, प्रोडक्ट पे और सर्विसेज पे। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एक्सेट्रा, मेनली इन्हीं पे लगता है। अब अपने पास मीनिंग लिखो, टैक्स रेफर टू ए रेट चार्ज बाय द गवर्नमेंट और इनकम, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एक्सेट्रा। आगे आप लिखो, द पर्पस ऑफ टैक्सेशन इज टू फाइनेंस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब समझाता हूं बच्चों इसका। कोई मेरे से पूछे कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? गवर्नमेंट ना बच्चों पैसे खर्चती है पब्लिक एक्सपेंडिचर पे, डिफेंस के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जिसका फायदा वहां रहने वाले लोगों को मिलता है। तो गवर्नमेंट के पास वो पैसा आएगा कहां से? एडमिनिस्ट्रेशन पे पैसा खर्च करती है, कितने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो गवर्नमेंट वो पैसा कलेक्ट करती है लोगों से टैक्स की फॉर्म में। तो टैक्स जो है वो मेनली गवर्नमेंट चार्ज करती है टू फाइनेंस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आगे देखो बच्चों, इसी के तुरंत बाद, इट इज ए नेसेसरी पेमेंट। ये एक जरूरी पेमेंट है। रिफ्यूजल टू पे इट इज ए पनिशेबल ऑफेंस। इसका मतलब समझाता हूं कि बिल्कुल टैक्सेशन को अच्छे से क्लियर कर देता है कि है क्या। देखो बच्चों, मैं इंडिया में रहता हूं, मान लो मैं जैसे यहाँ एकेडमी चला रहा हूं, बच्चों से सारी ऑनलाइन पेमेंट ले रहा हूं, क्योंकि मैं छुपा तो सकता हूं अपनी इनकम को, गवर्नमेंट को नहीं पता लगे, लेकिन दिखाकर ये कहता हूं कि मेरी मर्जी, टैक्स मैं नहीं देता, ये नहीं कर सकता। टैक्स गवर्नमेंट कहती है नेसेसरी पेमेंट है। आप ये मत समझो कि डोनेशन या चैरिटी कर रहे हो कि आपकी मन है तो दे दोगे, मन है तो नहीं दोगे। अगर आप पे करने के लिए लायबल हो तो आपको हर हाल में पे करना पड़ेगा। ना पे करना पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है, मतलब जिसके लिए पर्सन को इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। पहले तो पेनल्टी मॉनेटरी टर्म्स में लगाएंगे, लेकिन स्टिल अगर वो पे करने से मना करता है तो इट इज ए पनिशेबल ऑफेंस। इसके जस्ट आगे आप लिखो बच्चों, अब टैक्स ना दो तरह का होता है। ऐसे लिखो, टैक्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जैसे अभी मैं प्रूव कर दूंगा कि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, तो हम पहले अलग से समझ लेते हैं कि डायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं। तो आप लिखो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। आगे ही लिखो बच्चों, डायरेक्ट टैक्स वो होता है, डायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स विच इज लेविड ऑन पर्सन। लेविड का मतलब लगाना होता है बच्चों, विच इज लेविड ऑन पर्सन फॉर देयर इनकम। इनकम के ऊपर लगता है ये। उसमें मेनली बात ये याद रखना कि जो ये इनकम पे लगता है उसकी बर्डन उसी पर्सन पे आती है। एंड द इंसिडेंस, इंसिडेंस का मतलब आप उसकी बर्डन के रिगार्डिंग कहेंगे, ऑफ विच इज टू बी बोर्न बाय द पर्सन हिमसेल्फ। मतलब वो अपनी बर्डन को किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकता। ऑन हुम इट इज लेविड। जैसे बच्चों, मैं जो इनकम कमाता हूं और गवर्नमेंट को शो करता हूं, उसके ऊपर मुझे इनकम टैक्स देना पड़ता है, और गवर्नमेंट मुझे कोई राइट नहीं दे रही कि ये टैक्स मैं किसी और से कलेक्ट कर सकता। मतलब मैं टीचर हूं, मैं स्टूडेंट से ये वाला टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। ऐसे ही कोई भी सेलर है, कोई भी पर्सन है, ये टैक्स किसी और से कलेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए डायरेक्ट टैक्स है। जो पे करने के लिए लायबल है उसी के ऊपर इसकी बर्डन आती है। इसी के जस्ट बाद आप आगे देखो बच्चों, डायरेक्ट टैक्स होता क्या है? डायरेक्ट टैक्स इज ए काइंड ऑफ चार्ज विच इज imposed directly on taxpayer. The person from whom it is collected cannot shift its burden
टू एनी बॉडी एल्स, जो पर्सन पे करने के लिए लायबल है बर्डन उसी पे आएगी, वो चाहकर भी इस बर्डन को किसी और पे शिफ्ट कर ही नहीं सकता, इसलिए डायरेक्ट टैक्स है। बच्चों आप इसको एक एग्जांपल से समझो, आप एक सैलरीड पर्सन हो, आपकी सैलरी मान लेता हूं 1.5 लाख रुपए पर मंथ है, मतलब साल की 18 लाख है, तो आप मानकर चलो आपका अच्छा खासा टैक्स बन जाएगा। अब आप उस टैक्स को ना तो एम्प्लॉयर से ले सकते ना किसी और से, उसकी बर्डन आपके ऊपर ही आएगी, इसलिए वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। इसके साथ साथ समझ लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ बात की टैक्सेस को दो हिस्सों में बांटा जाता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। एक बार अब आप इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग देखो, जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, वो अभी हमारा डिस्कस हो जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स विच इज लेविड ऑन ए प्रोडक्ट और ए सर्विस, द इंसिडेंस ऑफ विच is to be borne by the consumers। जो लास्ट में चीज को कंज्यूम करता है ना, बर्डन उस पे आता है, who ultimately consume the product or the service। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप कहोगे हाँ ये तो फैक्ट है। आप पहले इसके एग्जांपल लिख लो। पहला, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी को कहते हैं बच्चों। एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्सेट्रा, इसकी बर्डन ना कस्टमर पे आती है। इसको आप एक छोटे से एग्जांपल से समझो बच्चों। मान लो हम कोई भी चीज परचेज करते हैं, आप देखते हो जिनके ऊपर एमआरपी लिखा होता है, हमें वो एमआरपी पे मिलती है, और एमआरपी के साथ क्लियर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, उसमें सब टैक्सेस इंक्लूड है। तो वो टैक्सेस गवर्नमेंट ने सीधा हमसे थोड़ा लिए है, वो टैक्सेस लिए हैं उनके सप्लायर से, लेकिन उन सप्लायर ने एमआरपी में इंक्लूड करके उसकी बर्डन हमारे पे डाल दी। तो बर्डन किसके ऊपर आ गई, कंज्यूमर के ऊपर, ऑटोमेटिकली उसी के ऊपर आई। अब बच्चों मैं कल को जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेता हूं, अभी मैं रजिस्टर्ड हूं नहीं, तो मैं गवर्नमेंट को जो भी बच्चों से फीस ले रहा हूं उसके ऊपर जीएसटी देने के लिए लायबल, तो मैं फीस के अंदर जीएसटी ऐड करके वो प्राइस बच्चों से चार्ज करूंगा। तो बर्डन तो स्टूडेंट के ऊपर आई जो वो सर्विसेज ले रहा है। तो हमेशा जीएसटी लगा लो, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, उसकी बर्डन किस पे आती है, कंज्यूमर पे आती है। पे करने के लिए कंज्यूमर लायबल नहीं है, पे करने के लिए लायबल कर रखा है सप्लायर को, लेकिन सप्लायर को राइट दे रखा है कि वो आगे इस चीज को, बर्डन को पास ऑन कर सकता है कंज्यूमर से, तो वो क्यों नहीं करेगा, इसलिए वो इनडायरेक्ट टैक्स है। लिखो आप इसी के आगे, एन इनडायरेक्ट टैक्स is imposed on one person, but it is paid partly or wholly by another। वो उस पर्सन के ऊपर डिपेंड है ना कि वो कितना हिस्सा सामने वाले से चार्ज कर रहा है, उसके पास राइट तो है। मान लो मैंने सोचा मैं फीस नहीं बढ़ाऊंगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब उस केस में मैं स्टूडेंट से चार्ज ही नहीं कर रहा, उसको जो फीस चार्ज कर रहा हूं वो कह रहा हूं इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, लेकिन जीएसटी के कारण मैंने प्राइस को बढ़ाया ही नहीं, तो उसके पास ऑप्शन है, बट इट इज पेड पार्टली और होली बाय अनदर। ज्यादातर केसेस में अगर मेरे पास ऑप्शन है तो मैं क्यों नहीं उसको इंक्लूड करूंगा, और मैं सामने वाले से ही वो क्या कर लूंगा, चार्ज कर लूंगा, इसलिए वो इनडायरेक्ट टैक्स है। अब ये तो हो गया इसका मीनिंग। अब बच्चों हम ना यहाँ पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, तो इनकम का ना बहुत वाइडर मीनिंग है, लेकिन अभी के लिए बड़ा छोटा सा मीनिंग लिखेंगे ताकि हमें समझ आ जाए कि इनकम टैक्स इनकम के ऊपर लगता है, तो इनकम का मतलब क्या होता है। आपको अभी अकाउंटिंग मीनिंग लिखना है, टैक्स का मीनिंग बहुत वाइडर है, बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा, क्योंकि अभी मैं आपको सिखाऊंगा ना इनकम को ये 5 हिस्सों में बांटते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, तो वो आगे आएगा। अभी के लिए सीधा समझो, सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम। मतलब समझाता हूं बच्चों, जब आप कोई भी चीज, जो भी आपका सोर्स है उसके थ्रू इनकम कमा रहे हैं, तो एक्चुअल में वहां से आपको मिलती है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब सेल अमाउंट, वो फिगर गवर्नमेंट उससे रिलेटेड आपको खर्चे लेस करने देती है। आप खर्चे लेस करने के बाद जो अमाउंट नेट बचता है उसको क्या बोलते हैं, इनकम। आपने कहा सर एक एग्जांपल दो। बच्चों एक बिजनेसमैन किराए की जगह पे बैठा है, स्टाफ में 2 लोग भी रखे बैठा है, 2 पर्सन भी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे करता है, उसने साल में सेल की 40 लाख रुपए की, क्या 40 लाख रुपए उसकी इनकम है। आप कहोगे नहीं सर, जो सामान बेचा है उसकी जो कॉस्ट है वो घटाएगा, रेंट घटाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा घटाएगा, स्टाफ की सैलरी घटाएगा, तो क्या वो खर्चे लेस नहीं कर रहा, और लेस करने के बाद जो आया वो इनकम है। एक बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ाई है, तो रेंट जो मिल रहा है वो रेवेन्यू है,
लेकिन गवर्नमेंट कह नहीं रही कि रेंट के ऊपर टैक्स दे रहा है, गवर्नमेंट कहती है नहीं, आप रेंट में से खर्चे घटाओ, जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी उसको हम आपकी टोटल इनकम में कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले इनकम टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे। और कोई पूछे इनकम का मतलब, आप सीधा क्या बोलेंगे? सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम। और अब इसके बाद आ जाते हैं इनकम टैक्स के मीनिंग पर, जो ये हमें कहते हैं। तो एक बात लिखो बच्चों, अभी हम ये भी समझ जाएंगे इनकम टैक्स ना सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, तो क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं ले सकती वो? तो एक बार पहले इनकम टैक्स, अब ये मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स है हमारे सब्जेक्ट का मीनिंग। तो आप लिखो इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स। अब हमें ये समझ है कि ये डायरेक्ट टैक्स क्यों है, क्योंकि इसकी बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकती। विच इज चार्ज्ड ऑन द एनुअल इनकम। आपको याद रखना है बच्चों, एक पर्सन साल में जो इनकम कमाता है उस पे लगता है इनकम टैक्स ऑफ एन एसएससी। एसएससी का मतलब आप एक बार अपने पास लिख लो, टैक्स पेयर को बोलते हैं। आप मैं जो भी टैक्स देने के लिए लायबल है वो एसएससी है, जिसकी भी इनकम कंप्यूट हो रही है। आप टैक्स पेयर लिख दो, लेकिन टैक्सेशन में वर्ड एसएससी ही यूज होता है। इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स विच इज चार्ज ऑन एनुअल इनकम ऑफ एन एसएससी। उसके जस्ट आगे लिखो विच द एसएससी हैड अर्न्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब बच्चों इस बात को बड़े ध्यान से सुनना, जो इनकम टैक्स लगता है ना, वो पिछले साल की इनकम पे लगता है। अगले साल इनकम टैक्स जो लगता है वो कैसे लगता है? पिछले साल की इनकम पर अगले साल लगता है। तो जिस ईयर की इनकम पे लगता है उसको प्रीवियस ईयर कहते हैं। इसलिए हम जो आपको सिखाएंगे ना पूरे टैक्सेशन में, बार बार प्रीवियस ईयर बोलेंगे, असेसमेंट ईयर बोलेंगे। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर का मीनिंग भी लिखवाऊंगा, अभी मैं आपको असेसमेंट ईयर का मीनिंग भी लिखवाऊंगा। तो मैंने पहली बात लिखी है कि इनकम टैक्स क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स है जो एनुअल इनकम पे लगता है एक पर्सन की, जो उसने कब कमाई है? प्रीवियस ईयर में कमाई है। इसके आगे लिखो बच्चों आप, इसके जस्ट बाद, इट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि टैक्सेस से पैसा आता है गवर्नमेंट को। और दो हिस्से हैं उसके, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स से मेनली पैसा कहां से आता है? इनकम टैक्स से। इट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, हमें पता होगा कि इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्यों लेती है। आगे लिखो, इट इज डायरेक्टली कलेक्टेड बाय, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसके बेस पर उनको पावर दे रहा है? इट इज डायरेक्टली कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ना हम शॉर्ट में सीजी लिखते रहेंगे। अब इसके जस्ट बाद आपको दो बातें याद रखनी है बच्चों। एक तो ये, इन इंडिया इनकम टैक्स इज रेगुलेटेड बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961 which is applicable throughout इंडिया। मतलब समझाता हूं बच्चों, इंडिया में जो इनकम टैक्स है उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट बना हुआ है 1961। जैसे आप कंपनी एक्ट 2013 पढ़ते हो, ठीक है। हमारे जीएसटी के लिए तो कई सारे एक्ट है, मेनली वो सारे 2017 में बने हैं। इनकम टैक्स हमारा बहुत पुराना है, गवर्नमेंट इसको रिप्लेस कर रही है, अभी हमारे में वही है। मतलब डायरेक्ट टैक्स कोड ला रही है गवर्नमेंट, लेकिन अभी के लिए क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। और ये इसकी एप्लीकेबिलिटी है होल ऑफ इंडिया। इसके बाद एक और बात लिख लो बच्चों, ये जो इनकम टैक्स एक्ट है ना, ये 1/4/1962 में फोर्स में आया था। ये इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि कई बार एमसीक्यू में पूछ लेते हैं और हमें ध्यान ही नहीं होता, हम तो सीधा कहेंगे 1961 का है तो 1961 1 अप्रैल को एप्लीकेबल हुआ होगा। एप्लीकेबल हुआ था ये 1/4/1962 को। लिखो, द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 4 1962। अब मैं आपको एक बार असेसमेंट ईयर का मतलब बता रहा हूं, फिर हम प्रीवियस ईयर का मतलब समझेंगे, फिर सीखेंगे कि इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्यों चार्ज करती है, फिर टोटल इनकम पे आएंगे, जो साल की इनकम जिसने बात की है। तो एक बार अभी बच्चों आप लिखो असेसमेंट ईयर। सेक्शन लिखना हो तो लिख लो साथ में, सेक्शन 2 सब सेक्शन 9, क्योंकि सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में होती है। बस इन्होंने प्रीवियस ईयर को बहुत स्पेशल मानकर उसके लिए अलग सेक्शन दिया है 3, नहीं तो बाकी जितनी भी डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 के अंदर है। तो एक बार अभी आप समझना बच्चों कैसे है। पहले लिखो, इट मीन्स ए पीरियड ऑफ 12 months
कमेंसिंग कोई भी ईयर है बच्चों टैक्सेशन के अंदर, वो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर, द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड, जिस ईयर में हम कमाते हैं ना बच्चों, उसको ये टर्म बोलते हैं प्रीवियस ईयर। द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इज द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को हम शॉर्ट में ना PY लिख लेंगे। एंड सच इनकम इज टैक्सेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग ईयर, अगले साल वो इनकम पे हमें टैक्स देना पड़ता है, असेस होती है, विच इज द असेसमेंट ईयर। हमारे यहाँ क्या है बच्चों, जो पिछले साल की इनकम है उस पर गवर्नमेंट अगले साल टैक्स लेती है, तो जो ईयर बीत जाता है उसको प्रीवियस ईयर कहते हैं, और उससे ठीक अगला जो साल जो चल रहा होता है उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो इसके साथ लिख ही लो, इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दो अलग अलग ईयर है। जो ईयर बीत जाता है वो प्रीवियस ईयर बन जाता है, और उससे अगला जो चल रहा होता है उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। अब एक बार आप प्रीवियस ईयर का मतलब लिख दो। सेक्शन 3 आप लिखो, इट मींस द फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the assessment year। द इनकम अर्नड, वही पहले वाली बात, द इनकम अर्नड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर। अब बच्चों मैं सीधे एक बात करना चाहता हूं कि जो टैक्सेस हैं उसको लेने की पावर किस गवर्नमेंट के पास है। जैसे इनकम टैक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, तो ऐसे लिखो, पावर टू लेवी। हम बड़े सिंपल तरीके से सीखेंगे बच्चों, फर्स्ट डे है हमारा, तो हमें बस इनकम टैक्स का मीनिंग आ जाए, क्योंकि जब चैप्टर स्टार्ट करें तो हमें ये दिक्कत नहीं है कि वो चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें पता होगा उस चैप्टर का। तो एक बार आप लिखो बच्चों, पावर टू लेवी टैक्सेस। तो आप पहली बात ये समझ लो कि जो पावर टैक्स लगाने की दे रहा है वो दे रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं यहां बता देता हूं, पावर टू लेवी टैक्सेस इज गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है वो पावर दे रहा है। उसके अंदर 3 लिस्ट हैं बच्चों, क्योंकि हमसे थ्योरी वैसे नहीं पूछनी, हमें तो अपने लिए समझना है। यूनियन लिस्ट, 3 लिस्ट हैं। पहली यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट को अगर मैं सेंट्रल लिस्ट कह दूं तो गलत नहीं होगा। इसमें एक्सक्लूसिव पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। तो लिखो एक बार इसी के साथ, पार्लियामेंट, क्योंकि आपको पता है पार्लियामेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉस ऑन द मैटर्स कंटेन इन यूनियन लिस्ट। तो यही जो यूनियन लिस्ट है ना बच्चों, इसके अंदर है एंट्री 82। तो अब आप ऐसे लिखो, एंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट। अब उसके अंदर क्या लिखा हुआ है बच्चों, पहले मैं बता देता हूं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे। एंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट, क्योंकि एंट्री 82 यूनियन लिस्ट में ये बात लिखी हुई है और यूनियन लिस्ट में एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट के पास है, तो इसलिए जो इनकम टैक्स है वो कौन चार्ज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप यहां लिखो, एंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट, इसमें लिखा हुआ है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। तो बच्चों जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा ना, तो ये पढ़ाऊंगा कि एग्रीकल्चरल इनकम इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट होती है। तो बच्चे के दिमाग में तुरंत एक जिज्ञासा आ जाती है कि इस इनकम को एग्जेम्प्ट क्यों किया। उनके पास लगाने की पावर ही नहीं है, तो फिर वो करे क्या, लगाएं कैसे। वो तो उनके पास पावर ही नहीं है, इसलिए उन्होंने इनकम टैक्स में उसको एग्जेम्प्ट कर रखा है। गवर्नमेंट क्लियर कहती है कि हमें पावर होती तो हम लगाते टैक्स, जब पावर ही नहीं है तो लगा ही कैसे सकते हैं।
क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं थी और कभी भी उसको उसके अंदर चेंज ही नहीं किया गया इस रिगार्डिंग, तो वैसे का वैसे ही है। अब इसके अलावा इसमें दो लिस्ट होती हैं बच्चों, वो हमारा मैटर नहीं है, स्टेट लिस्ट और कौन करंट लिस्ट, मैं उनके डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अपने इनकम टैक्स पे रहना है। तो कोई पूछे इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को चार्ज करती है, आप बता सकते हो ड्यू टू एंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट विच गिव एक्सक्लूसिव पावर टू पार्लियामेंट, और उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। अब एक बार बच्चों आप इसके तुरंत बाद आ जाओ, जो हमारा इनकम टैक्स लगता है ना वो साल की टोटल इनकम पे लगता है। किस पे लगता है? कि टोटल इनकम पे। तो अब क्वेश्चन आता है कि टोटल इनकम का मतलब, तो वही सिखा रहा हूं बच्चों अब आपको इन्होंने कैसे बना रखा है, कैसे है, क्योंकि जब हम चैप्टर शुरू करेंगे जैसे मैंने आपको बोला है तो आपको समझ आने शुरू हो जाएंगे पहले से ही, पहले दिन से ही। तो आप एक बार जस्ट ऐसे समझो, आप लिखो टैक्स इज चार्ज्ड ऑन टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन which he has earned during the previous year। ये बात तो हमने पीछे भी पढ़ ली, अब टोटल इनकम के रिगार्डिंग चलना है। तो आप पहली बात लिखो एज पर सेक्शन 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 all income shall for the purpose of income tax and computation of total income। टोटल इनकम ना उन सारी इनकम के जोड़ से बनेगी जो अभी हम बात करेंगे। बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग 5 हेड्स ऑफ इनकम। जैसे अगर हमसे कोई पूछे ना कॉमर्स के है कि एसेट्स का मतलब, तो हम उसको समझा रहे हैं एसेट का मतलब बिजनेस जिस चीज का मालिक है, मतलब अकाउंटिंग डेफिनेशन के थ्रू, तो हम तुरंत बात कहते हैं कि एसेट दो तरह की होती है। समझ गए ना, मतलब हम इस तरह से आ जाते हैं। फिर हम ऐसे भी बता देते हैं नॉन करंट एसेट होती है, करंट एसेट होती है। सेम वैसे ही मुझे आपको ये बताना है, इन्होंने हमारे को कहा कि टैक्स जो चार्ज होता है वो टोटल इनकम पे होता है। फिर इन्होंने क्लियर किया कि जो इनकम है ना, जो भी इनकम टैक्स के पर्पज से टोटल इनकम के लिए, वो 5 हिस्सों में बांटी जाती है। तो हम जब पढ़ेंगे ना तो ऐसे करके हेड वाइज ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हिस्सा लिखो बच्चों, फर्स्ट इनकम फ्रॉम सैलरीज, ये हमारा फर्स्ट हेड है। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उनको इन्हीं नामों से पढ़ेंगे तो हमें वहां पता होगा। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या है कि अगर आप सैलरी से इनकम कमा रहे हैं तो वो इस हेड का मैटर है। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कमा रहे हैं तो वो इस हेड का मैटर है। अगर आप बिजनेस से इनकम कमा रहे हैं तो तीसरा हेड लिखो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, जिसको ना हम शॉर्ट में पीजीबीपी बोलेंगे। फोर्थ कैपिटल गेन्स, और फिफ्थ वन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये जो पांचों हैं, इन पांचों के सम को बच्चों हम लोग टोटल इनकम कहते हैं। हालांकि कुछ और भी चीजें हैं, लेकिन एक बार सीधे में समझो। इन्होंने बच्चों इतने बढ़िया ढंग से डिजाइन कर रखा है अपना इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कोड, नो डाउट इसका और एडवांस वर्जन होगा। यहाँ जरा सी भी कंफ्यूजन नहीं होती, हर हेड में क्लियर कर रखा है कि कौन सी इनकम उस हेड में आएगी, और फिर उस हेड में सिखाते हैं उस इनकम को निकालते कैसे। समझ गए ना? तो अभी के लिए एक बार याद करने की कोशिश करें। 5 हेड होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आप अभी कोई एफर्ट मत लगाना कि कौन सी इनकम किस हेड में आएगी, सोचो, वो तो वहां पर पूरा क्लियर हो जाएगा। यहां पर तो सिर्फ हमें ये पता है, जैसे मान लो मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड शुरू कराया तो मैंने बोला इट इज द सेकंड हेड ऑफ इनकम, आपके दौरान दिमाग में आया हाँ हमने ये पढ़ा था सेकंड हेड होता है इनकम का। ठीक है, तो बच्चों मुझे अब आपको ये बताना है कि ये सारे के सारे हेड का मतलब हिस्से हैं। पांचों हेड आपको पढ़ाएंगे। अगर किसी को इनकम टैक्स सीखना है तो पहले उसको ये 5 हेड सीखने हैं, क्योंकि इनकी इनकम निकलने के बाद आगे क्या करना होता है वो बताता हूं। तो एक बार अपने पास टर्म लिखना बच्चों, बस 3 ही टर्म लिखवानी है, फिर चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। पहले लिखो ग्रोस टोटल इनकम। पहले बच्चों मैं जीटीआई बता रहा हूं, ग्रोस टोटल इनकम, फिर मैं आपको टोटल इनकम बताऊंगा। तो एक बार आप देखो जीटीआई, आपको लिखना है कि जो ये हमने ऊपर 5 हेड लिखे हैं ना, इनकी अलग अलग इनकम कंप्यूट होगी, और उनका अगर टोटल कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रोस टोटल इनकम। एक बार आप लिखो द एग्रीगेट ऑफ
incomes computed under the above 5 heads after applying। अब बच्चों जो ये नाम लिख रहा है ना, वो चैप्टर हैं, वो आपको वहां जाकर समझ आएंगे कि क्या है क्लबिंग प्रोविजंस। अगर मैं यहाँ जरा सा भी ऐड करने की कोशिश करूंगा ना, तो आपको समझ तो कुछ आएगा नहीं, इवन आप थोड़ा कंफ्यूज जरूर हो जाओगे, क्योंकि दिमाग में क्यूरियोसिटी अराइज हो जाएगी कि होता क्या है, क्योंकि टीचर ने थोड़ा सा बता दिया। तो हम यहाँ कोई बात नहीं कर रहे। 5 हेड होते हैं, पांचों हेड का टोटल कर दे, क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई कर दे, इसके अलावा मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि ये सब चैप्टर की फॉर्म में पढ़ने हैं। ऑफ लॉसेस, ये सब अगर आप कर दो तो जो आएगा इज नोन एज ग्रोस टोटल इनकम। मतलब मेरे से कोई पूछे आप तो पढ़ाते हो, एक बार सिंपल वे में बताओगे। मैंने कहा ऊपर पांचों हेड लिखे हैं, मान लो आपकी 2 हेड की इनकम है, 3 हेड की इनकम है, जरूरी नहीं होता हर किसी की हर हेड से इनकम हो। अब जैसे मैं कहीं जॉब करता ही नहीं, तो मेरी सैलरी इनकम कहां से आएगी? मेरे नाम पर कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं जो मैंने किराए पे चढ़ा रखी हो, तो मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है। लेकिन मैं एकेडमी चला रहा हूं, तो यहां से जो मुझे इनकम हो रही है वो मेरी किस हेड की इनकम है? प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। मैंने कोई कैपिटल एसेट खरीद ही नहीं रखी, तो मुझे कैपिटल गेन कहां से होगा? लेकिन मेरे को बैंक में एफडी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट आता है, तो मेरी अदर सोर्सेज की इनकम है। तो मैंने मान लो जिस भी हेड की इनकम मेरी है उनको कंप्यूट कर लिया, तो कहते हैं इन सबको टोटल कर लो। मैंने कर लिया टोटल। कहते हैं क्लबिंग के प्रोविजन लगा दो, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है तो वो कर दो। तो अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे वो क्या है, तो उनको करने के बाद जो सम आया वो कहते हैं दैट इज कॉल्ड ग्रोस टोटल इनकम। क्लबिंग के चैप्टर में आपको क्लबिंग का मीनिंग समझा देंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के चैप्टर में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का मीनिंग आ जाएगा। और अब इसके जस्ट बाद आप बच्चों अपने पास लिखो टोटल इनकम। टैक्स जो लगता है वो टोटल इनकम पे लगता है। जीटीआई और टोटल इनकम में क्या फर्क है अभी आपको समझ आ जाएगा। बच्चों जो ग्रोस टोटल इनकम है ना, इसमें से गवर्नमेंट डिडक्शन अलो करती है अंडर चैप्टर 6 ए। तो आप ऐसे लिखो, इनकम टैक्स इज चार्ज, इनकम टैक्स टोटल इनकम पे लगता है, इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन। टोटल इनकम इज कैलकुलेटेड by subtracting deduction under chapter 6 ए। बच्चों आप एक बार ब्रैकेट में लिख लेना, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, ये ना सेक्शंस है, इनके अंदर हैं डिडक्शंस बड़ी सारी जो ग्रोस टोटल इनकम में से लेस होती है, और उनको लेस करने के बाद जो आता है वो टोटल इनकम आती है। टोटल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 ए। इट इज आल्सो कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। टोटल इनकम को भी क्या कहते हैं एक और नाम से? टैक्सेबल इनकम। बस बच्चों एक लास्ट चीज बताकर हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बार लास्ट चीज आपने लिखनी है अपने पास, राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल। कभी भी आपकी जब टोटल इनकम हम निकालेंगे या फिर टैक्स पेएबल निकालेंगे, अगर वो 10 के मल्टीपल में नहीं आता, मतलब लास्ट में 0 नहीं लिखी आती, तो गवर्नमेंट कहती है आप उसको 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ कर दो। मैंने कहा मैं समझा नहीं कैसे कह रहे हो। कहते मान लो किसी की इनकम 5,93,792 रुपए है, तो उसको आप 790 लिखो। किसी की इनकम मान लो 10,03,862 रुपए है, तो कहता है 860 लिखो। और मैंने कहा 865 होती तो कहता है 870 लिख दो। मतलब वो कह रहा है कि टोटल इनकम और टैक्स पेएबल को राउंड ऑफ करो, किसमें? 10 के मल्टीपल में। एक बार मैं लिखवाता हूं इसी बात को, आप लिखो बच्चों द टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल, इन दोनों में से जो भी चीज शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज एंड फॉर दिस पर्पस एनी पार्ट ऑफ रुपी कंसिस्टिंग ऑफ पैसे कंसिस्टिंग ऑफ पैसे शैल बी इग्नोर्ड। मैं अभी आपको समझाऊंगा बच्चों, अभी तो हम उसके बाद 10 के मल्टीपल में करते हैं। आपने मेरे को कहा किसी की इनकम ऐसे है सर
6,959 रुपए 15 पैसे। मैंने कहा एक तो पहले पैसे को इग्नोर कर, कहता 95 पैसे। मैंने कहा पैसे को तब भी इग्नोर कर, पैसे को तो बात ही मत कर, चाहे वो 99 पैसे है उसको एक बार छोड़ दे। उसने छोड़ दिया, तो अब जो बाकी रह गया, मैंने कहा ये अगर 5 रुपए या 5 से ऊपर है तो नेक्स्ट 10 का मल्टीपल, और 5 से कम है बच्चों तो पिछला 10 का मल्टीपल। जैसे मान लो 51, 52, 53, 54 है तो 50 कर देंगे, और 55, 56, 57, 58 या 59 है तो 60 कर देंगे। समझ रहे हो बच्चों? जैसे वो अमाउंट आया उसमें आप देखोगे कि लास्ट में 5, 6, 7, 8, 9 है तो अगला 10 का मल्टीपल, और 1, 2, 3, 4 है तो पिछला 10 का मल्टीपल। एक बार लिखते हैं इसी बात को। देयर आफ्टर, if such amount is not a multiple of 10, then if the last figure is rupees 5 or more, the amount shall be increased to the next higher multiple of rupees 10, and if the last figure of total income and tax payable is less than rupees 5, the amount shall be reduced to the next lower multiple ऑफ रुपीज 10। मतलब उससे पिछला जोन सा भी 10 का मल्टीपल है उस पे आ जाना है बस। इसके अलावा हमें कुछ नहीं सीखना। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हमें चैप्टर स्टार्ट करना है।